हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है वैदिक सभ्यता। वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में हम लोग अच्छे तरीके से देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसकी चुनौतियां, समाधान, यह सभ्यता पूरे डिटेल देखेंगे। आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, इसका ऑडियो भी सुन सकते हैं आप अपने सहूलियत के हिसाब से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, पहले भूमिका देखेंगे, इसकी भूमिका देखते हैं। ठीक है, चलिए। सिंधु सभ्यता के पश्चात भारत में जिस सभ्यता का प्रादुर्भाव हुआ उसे हम वैदिक अथवा आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य सभ्यता का ज्ञान वेदों से होता है, जिसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीन होने के कारण सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समानतः कह सकते हैं या ऐसा माना जा सकता है कि आर्यों ने ही सिंधु सभ्यता के नगरों को ध्वस्त कर एक नई सभ्यता की नींव रखी। लेकिन अभी भी इसमें कोई ठोस साक्ष्य न होने के कारण इसे एक कल्पना के रूप में ही देखा जा सकता है। ठीक है, आगे बात करें तो वैदिक सभ्यता भारत के प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वेदों की रचना हुई है। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। गौरतलब है कि वैदिक संस्कृति के निर्माता आर्य थे। कौन थे? आर्य। वैदिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, अभिजात, कुलीन तथा उत्कृष्ट होता है। आगे देखें तो सर्वप्रथम मैक्स मूलर 1853 में आर्य शब्द का प्रयोग किया, एक श्रेष्ठ जाति के आशय से किया। आर्यों की भाषा संस्कृत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आर्यों की जो भाषा थी संस्कृत थी, संस्कृत। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्यों की भाषा संस्कृत थी। अध्ययन की सुविधा से वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा जा सकता है। वैदिक संस्कृत को दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, ऋजु ऋजु वैदिक काल, जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में देख, और दूसरा है उत्तर वैदिक काल, जो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट में ऋजु वैदिक काल, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। इस काल का तिथि निर्धारण जितना विवादास्पद रहा है, उतना ही इस काल के लोगों के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त करना। ऋग्वेद संहिता की रचना इस काल में हुई थी। अंततः यह इस काल की जानकारी का एकमात्र साहित्य स्रोत है। कह सकते हैं सिंधु सभ्यता के विपरीत वैदिक सभ्यता मूलतः ग्रामीण थी। एक्चुअली मैं बता दूं तो हम लोगों ने सिंधु सभ्यता एक वीडियो डाल चुके हैं, आप टाइम निकाल कर देख सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आर्यों का आरंभिक जीवन पशु चारण पर आधारित था। कृषि उनके लिए गौण कार्य थे। 1400 ईस्वी पूर्व में बोगजोगकोई एशिया माइनर के अभिलेख में ऋग्वैदिक काल देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र तथा नास्तिक का उल्लेख मिलता है। इसे अनुमान लगाया जाता है कि वैदिक आर्य ईरान से होकर भारत में आए थे। कहाँ से? ईरान से होकर भारत में आए थे।
नेक्स्ट, ऋजु वैदिक के अनेक बातें ईरानी भाषा प्राचीनतम ग्रंथ अवेस्ता से मिलती है। आर्यों के मूल निवास के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न विचार अलग अलग हैं। ठीक है। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं कुछ विद्वान और आर्यों का मूल निवास स्थल। कह सकते हैं कि विद्वानों ने आर्यों को मूल निवास स्थल विभिन्न बताए हैं। देखते हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर कहते हैं कि आर्यों का निवास स्थल मध्य एशिया के बैक्ट्रिया में हुआ था, जबकि बाल गंगाधर तिलक जी कहते हैं कि नहीं, यह उत्तरी ध्रुव में हुआ था, उत्तरी ध्रुव। जबकि डॉक्टर अविनाश चंद्र दास जी कहते हैं नहीं, यह सप्त सिंधु प्रदेश में के निवासी थे। दयानंद सरस्वती कहते कि यह तिब्बत के निवासी थे, तिब्बत। जबकि नेहरिंग वे प्रोफेसर गार्डन चाइल्ड कहते हैं दक्षिण रूस के निवासी थे। गंगानाथ झा महर्षि देश के, तो गाइल्स महोदय हंगरी अथवा डेब्यू नदी की घाटी के निवासी बताते हैं। जबकि प्रोफेका जर्मन मैदानी भाग के निवासी बताते हैं। ठीक है। एक्चुअली बात करें, इसका नोट देख सकते हैं कि अधिकांश विद्वान प्रोफेसर मुलर के विचारों से सहमत है कि आर्य मूल रूप से मध्य एशिया के निवासी थे। ठीक है। चलिए, अब हम भौगोलिक विस्तार देखते हैं। आर्यों आरंभिक इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद में है। ऋग्वेद के आर्य निवासी स्थल के लिए सप्त सिंधु क्षेत्र का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियां हैं सिंधु, सरस्वती, सतलज, ब्यास, पुरुषणी, रावी, झेलम, चिनाब। यह 7 नदियों का क्षेत्र इसमें मिलता है। ऋग्वेद से प्राप्त जानकारी के अनुसार आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना तक का क्षेत्र ब्रह्मवर्त कहलाया। मनुस्मृति में संस्कृत और बृहस्पति नदियों के बीच के प्रदेश को ब्रह्मोत्त पुकारा गया। ठीक है। आगे बात करते हैं। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता है। आगे देखें, गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र, उसे सीमावर्ती क्षेत्र पर भी आर्यों का कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मसी देश कहा गया। कालांतर में संपूर्ण उत्तर भारत में आर्यों के विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा जाता है। एक्चुअली मैं बात करूं तो वैदिक संहिताओं में 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया। किंतु ध्यान देने योग्य है कि ऋग्वेद के नदी सूक्त के केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया, जिसे पच्चीस नदियों का उल्लेख मिलता है। किंतु ध्यान देने योग्य है कि
ऋग्वेद नदी सूक्त में केवल 21 नदियों का वर्णन किया गया है। इस काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी सिंधु को बताया गया है, जबकि सर्वाधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, जिसे देवी तत्मा और माते तत्मा वे नदी तत्मा भी कहा गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी का एक बार जबकि यमुना नदी को 3 बार नाम लिया गया है। ऋग्वेद में गंगा नदी को एक बार जबकि यमुना नदी को 3 बार का नाम उल्लेख मिलता है। ठीक, चलिए आगे देख। ऋग्वेद में हिमालय पर्वत, इसकी एक चोटी मुजवंत का भी उल्लेख किया गया है। ऋग्वैदिक कालीन नदियां ये हैं, इनके प्राचीनतम नाम है इधर आधुनिक नाम देखते हैं। फर्स्ट है पुरुषणी नदी को आधुनिक रूप मतलब वर्तमान में रावी नदी जाना जाता है। सतुद्री इसे सतलज और आस्कनी इसे चिनाब, जबकि वितास्ता झेलम के नाम से जानी जा रही है। झेलम, जबकि विपाशा को व्यास के नाम से, गोमती को गोमल और कुंभ को काबुल के रूप में, सदानेरा को गंडक और कुमुमु को कुर्रम और सिंधु को इंडस के नाम से जाना जाता है। आगे देखते हैं सामाजिक स्थिति। वैदिक सभ्यता का सामाजिक स्थिति। ऋग्वैदिक समाज विकासात्मक समाज था। सामाजिक संगठन का आधार गोत्र जन्म मूलक था। समाज के सबसे छोटी आधारभूत इकाई का परिवार या कुल थी, जिसका मुखिया पिता होता था, जिसे कुलम कहा जाता था। पितृसत्तात्मक समाज के होते हुए भी महिलाओं को यथोचित सम्मान प्राप्त था। ऋग्वैदिक काल में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित थी, जैसे दादा, नाने, पोते आदि के लिए एक शब्द नृत्य का प्रयोग किया गया। ठीक है। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था प्रचलित थी। वर्ण व्यवस्था के चिन्ह दिखाई देते हैं। ऋग्वेद के 10वें मंडल वर्णित पुरुष सूक्त के 4 वर्णों की उत्पत्ति का वर्णन मिलता है। इनके अनुसार विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजाओं में, जबकि वैश्य जांघों में और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। रिपीट, विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, क्षत्रिय भुजा और वैश्य को जांघों और शूद्र को पैरों से उत्पन्न का उल्लेख मिलता है। आगे बात करते हैं। इस काल में स्त्रियां अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग लेती थीं। बाल विवाह, सती प्रथा, वे पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। पुत्रियों का उपनयन संस्कार किया जाता था। विधवा विवाह की प्रथा प्रचलित थी। आगे बात करें, समांतर देखा जा सकता है कि एक पत्नीत्व विवाह का प्रचलित था। विवाह में दहेज जैसी कुप्रथा का प्रचलन नहीं था, किंतु गृहस्थ कन्या को दिए जाने वाला उपहार का घातक था। आगे बात करते हैं। शिक्षा के द्वार स्त्रियों के लिए भी खुले थे। ऋग्वेद लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला और विश्वपारा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन मिलता है। आगे बात करें, आजीवन
आजीवन अविवाहित रहने वाली कन्या को अमुजा अमुजा कहलाती थी। पुत्र की प्राप्ति के लिए नियोग की प्रथा स्वीकार की गई थी। इसके अंतर्गत महिलाओं को अपने देवर सहोदर स्थापित करना पड़ता था। ऋजुवैदिक काल में दास प्रथा का प्रचलन था। दास प्रथा प्रचलन था ऋजुवैदिक काल में, किंतु यह प्राचीन यूनान और रोम के भांति नहीं थी। आर्य मांसाहारी और शाकाहारी दोनों प्रकार का भोजन करते थे। ऋजुवैदिक काल में सोम और सूरा का भी प्रचलन देखा जा सकता है। आगे देखते हैं। आर्यों के वस्त्र सूती और ऊन और चर्म के बने होते थे। आर्य समाज में विवाह एक पवित्र संस्कार माना जाता था। समाज में दो प्रकार के विवाह प्रचलित थे। फर्स्ट है अनुलोम विवाह, उच्च वर्ण का पुरुष और निम्न वर्ण की स्त्री, जो कि प्रतिलोम विवाह, उच्च वर्ण की स्त्री और निम्न वर्ण के पुरुष। इंटरेस्टेड। आगे बात करेंगे तो नर्तकियों द्वारा विशिष्ट परिधान पेशस धारण करने का विवेचन मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। कान में कर्ण शोभन और शीश कुंभ नामक आभूषण के पहनने की प्रथा थी। इनके अतिरिक्त आदि रुख, भुजबंद, केयूर, नुपुर, कंकड़, मुदिका आदि के आभूषण भी धारण किए जाते थे, जिसमें भिषज शब्द का प्रयोग ऋजुवेद में वैद के लिए किया गया है। वैद, जबकि भिषज अश्विनी देवता को कहा जाता है। ठीक है। यक्ष्मा तपेदिक का उल्लेख अनेक स्थलों पर हुआ है। मृतकों को प्रायः अग्नि में जलाया जाता था, लेकिन कभी कभी दफनाया भी जाता था। ठीक है। आगे बात करते। अब हम वैदिक सभ्यता ऋजुवैदिक सभ्यता की राजनीतिक स्थिति देखते हैं। ऋजुवैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। ऋजुवैदिक लोग जनों और कबीलों के में विभाजित थे। कबीले का एक राजा होता था जिसे गोप कहा जाता था। ठीक है। आर्यों को पंचजन भी कहा गया है, क्योंकि इनके 5 कबीले मतलब कुल थे। फर्स्ट है अनु, द्रोहु, पुरु, तुवर्स तथा यदु। यह इनके कुल थे। ठीक। ऋजुवैदिक काल में राज्य का मूल आधार कुल परिवार था। ठीक है। परिवार का मुखिया कुलप अथवा गृहपति कहलाता था। कुलों के आधार पर ग्राम का निर्माण होता था, जिसका प्रमुख ग्रामणी होता। अनेक ग्राम मिलकर विष बनाते थे, जिसका प्रधान विषपति होता था। विषज में जन बनता था, जो कबीलाई संगठन था। इसका प्रधान प्रमुख जनपति होता था। ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे राजा, पुरोहित, शिवपति, ग्रामणी, कुलु, यह एक आर्य क्रम में देख सकते हैं। 10 राज्य युद्ध देखते हैं क्या है। 10 राजाओं के साथ युद्ध। 10 राज्य युद्ध परुषणी रावी नदी के तट पर भरत वंश के राजा सुदास तथा 10 जनों के 5 आर्य और 5 अनार्य के बीच हुआ था। अंत में इस युद्ध में भरत राजा सुदास की विजय हुई।
इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में विस्तार से किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। इस प्रकार आर्यों की प्रशासनिक इकाइयां 5 हिस्सों में बांटी जा सकती हैं। फर्स्ट है कुल, ग्राम, विष, जन, राष्ट्र। राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली मौजूदी थी और साथ ही गणतंत्र भी। राजा का प्रमुख कार्य कर्तव्य कबीले की रक्षा करना होता था। ठीक है, ठीक। इस काल में अनेक जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ, जिनमें सभा, समिति और विविध प्रमुख। इन संस्थाओं में राजनीतिक और सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक प्रश्नों पर चर्चाएं होती थी। ऋग्वैदिक काल में महिलाएं भी राजनीतिक में भाग लेती थीं। सभा और विद्वत परिषदों में महिलाओं का सक्रिय भागीदारी के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट, चलिए आगे बात। सक्रिय महिलाओं की सक्रिय भागीदारी देखा जा सकता है। ठीक है। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था भी कहलाती थी, जो राजा की नियुक्ति और पदच्युत करने और उस पर नियंत्रण रखती थी। विविध आर्यों के प्राचीन संस्था थी। स्त्रियां सभा और समितियों में भाग ले सकती थी। ठीक है। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था। कहने का मतलब, राजा भूमि का स्वामी नहीं होता है, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में नहीं थी। मजेदार। बलि बलि एक प्रकार का कर था, जो प्रजा द्वारा स्वेच्छा से राजा को दिया जाता था। राजा इसके बदले में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। राजा नियमित और अस्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय और नागरिक सेना संगठित कर लेता था, जिसका कार्य संचालन ब्रात, गढ़ और ग्राम सरध नाम से विविध टोलियां करती थी। ऋग्वेद में राजा को गुप्ता जनस्य अर्थात कबीले का संरक्षक, पुरोहिता अर्थात नगरों पर विजय पाने वाला कहा गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखेंगे आर्थिक स्थिति। उस समय की आर्थिक स्थिति क्या थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों की संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी। पशुपालन और प्राथमिक पेशा था और कृषि रीति। हाँ, प्राथमिक पेशा में पशुपालन था, द्वितीय कृषि। इस काल में गाय को पवित्र पशु माना जाता था और यह विनियमन के साधन के रूप में भी थी। आर्यों की अधिकांश लड़ाइयां गायों को लेकर होती थी। गाय को अष्टकर्णी भी कहा जाता है, जो उसके ऊपर स्वामित्व का सूचक है, कह सकते हैं। कविष्टि गाय की महानता बताने वाला शब्द है। गाय को अघन्य न मारने जाने वाला पशु का माना जाता था। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वाले के लिए वेदों में मृत्युदंड या देश से निकालने जाने की व्यवस्था थी। ठीक है। निकाले जाने की व्यवस्था थी। पड़ी नामक व्यापारी पशुओं की चोरी के लिए कुख्यात है। ठीक है। पुत्री को दुहिता इसलिए कहा गया क्योंकि वही गाय का दूध दूहती थी। ओ। घोड़ा आर्य समाज का अति उपयोगी पशु था। इसके अलावा गाय, बैल, भैंस, बकरी, ऊंट आदि पशु भी थे।
ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में कृषि संबंधित कार्य का वर्णन मिलता है। यह एक ही अनाज और जौ का उल्लेख है। कृषि के महत्व से संबंधित केवल 3 शब्द हैं: उदर्व, धान्य, संपत्ति। जहां उर्दर का अर्थ है अन्न मापक बर्तन, जबकि धान्य का अर्थ है अनाज। व्यापार पर फड़ी लोगों का अधिकार था। व्यापार मुख्यतः वस्तु विनिमय द्वारा होता था, परंतु विनिमय माध्यम के रूप में गायों और घोड़ों सहित निष्क का भी उल्लेख मिलता है। आगे देखें, जो संभवतः स्वर्ण, आभूषण और सोने का टुकड़ा भी होता था। बेकनाट सूदखोर थे जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। अच्छा, बताइए भाई, हम निपटते हैं उनसे। चलिए आगे बात करते हैं, बहरहाल मजा की बात। ऋग्वेद में बढ़ई और रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों का उल्लेख मिलता है। सोना के लिए हिरण शब्द मिलता है। कपास का उल्लेख कहीं ही नहीं किया गया, मतलब कपास का उल्लेख नहीं है। अष्टकर्णी नाम से यह विदित होता है, जो ऋग्वैदिक आर्यों और अंकों की जानकारी मिलती है। ठीक है, ठीक है, चलिए। अय शब्द का भी इस काल में प्रयोग हुआ है, जिसकी पहचान समता ताबे या कासे के रूप में की गई है। इस काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है, अब हम देखेंगे प्राचीन नाम और आधुनिक नाम। उर्वरा को आधुनिक रूप में उपजाऊ भूमि कहते हैं। लांगर सिर को हल, ब्रक को बैल, करिश संकृत को गोबर की खाद, और सीता को हल की बनी हुई नालियां। प्राचीन में सीता और आधुनिक में हल की बनी हुई नालियां। अवल को कुआं भी कहा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, अवल को कुआं। जो किवासा को हलवाहा, पर्जन्य को बादल, उर्दर को अनाज मापने वाला यंत्र, तछड़ को बढ़ई, भिषज को वैदेव, कुशिद को ऋण लेने और बलि देने की प्रथा, अनस को बैलगाड़ी आदि। ठीक है, अब बात करेंगे धार्मिक स्थिति। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य भौतिक सुखों, पुत्र और पशु की प्राप्ति करना था। आर्य बहुदेवावादी होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। ऋग्वेद में अनेक देवताओं का अस्तित्व मानता है, परंतु इसमें देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे। प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों देवताओं को 3 श्रेणियां थी। फर्स्ट है आकाश का देवता। आकाश के देवता में सूर्य, धौस, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विनी आदि का उल्लेख मिलता है। जबकि अंतरिक्ष के देवता में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति आदि का उल्लेख मिलता है। जबकि पृथ्वी के देवता में अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती आदि का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर भी कहा गया है। क्या कहा गया है? पुरंदर। ऋग्वेद 250
सूक्त इंद्र को समर्पित है। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता या वर्षा आदि तूफान का देवता कहा गया है। इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। दूसरे महत्वपूर्ण देवता अग्नि थे, जिन्होंने 200 सूक्त समर्पित थे। अग्नि का कार्य मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थता स्थापित करने का था। जो तीसरे प्रमुख देवता वरुण थे। वरुण, जिन्हें 30 सूक्त समर्पित थे और जल निधि का प्रतिनिधित्व करते थे। वरुण को ऋजुतस्यो गोपा भी कहा जाता था। गायत्री मंत्र सविता से वृत्त देवता को समर्पित है। इसका उल्लेख ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। इसके रचनाकार विश्वामित्र जी हैं, गायत्री मंत्र के। ठीक है। सोम एक पेय पदार्थ का देवता माना जाता है, जिसका उल्लेख है ऋग्वेद के 9वें मंडल में, जो धौस और ऋग्वेद कालीन देवताओं के सबसे प्राचीन नाम है। ठीक, आगे बात करते हैं। सरस्वती नदी की देवी कहा जाता, सरस्वती को नदी की देवी कहा जाता था, जो बाद में विद्या या देवी हो गई। ऋग्वैदिक काल के मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूषण ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे। जो ऋग्वैदिक काल में पूषण जो है पशुओं के देवता, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता भी हो गए। रुद्र अनैतिक आचरण के संबंध माने जाते हैं। ये चिकित्सा के संरक्षक थे। हॉलर ने इन्हें यूनानी देवता अपोलो के समान माना है। रुद्र को कभी कभी शिव कल्याणकर भी कहा जाता है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति, उपासना की विधि प्रार्थना और यज्ञ थी। ठीक है, चलिए। अरण्यिस ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी को कहा गया है, जो ऋग्वेद के प्रथम और 10वें मंडल के रचना संभवतः सबसे बाद में की गई थी। ठीक, अब हम बात करेंगे वैदिक काल के बारे में बात किया था। अब बात करते हैं हम उत्तर वैदिक काल, जो 1000 ईस्वी से 600 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। चलिए बात, यह युग आर्य संस्कृत के प्रसार और विकास, अभ्युदय और उत्कर्ष, मतभेद और ऊहापोह या विभिन्नीकरण का युग था। इस काल में धर्म, दर्शन, नीति, आचार विचार, मत विश्वास आदि की प्रधान रूपरेखा निश्चित और सुस्पष्ट हो गए। उत्तर वैदिक काल के अध्ययन के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोतों में यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, वेद, आरण्य प्रमुख थे। कह सकते हैं समानता देखा जा सकता है कि लौह प्रौद्योगिकी युग की शुरुआत उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। इसके पर्याप्त साक्ष्य भी उपलब्ध है। इस काल के अध्ययन के लिए चित्रित धूसर मृद भांड, प्रिंटेड ग्रेव वेयर एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट, इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र मध्य प्रदेश था, जिसका प्रसार सरस्वती नदी से लेकर गंगा के दोआब तक फैला था। ठीक है, चलिए अब हम उत्तर वैदिक काल के भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। ठीक, शतपथ ब्राह्मण में विभेद माधव की कथा उत्तर वैदिक काल के आर्यों सदा नीरा गंडक के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है। इस काल की सभ्यता का केंद्र पंजाब से बढ़कर कुरुक्षेत्र, दिल्ली और गंगा यमुना द्वार के उत्तरी भाग तक आ गया है। 600 ईस्वी पूर्व के आसपास उत्तर वैदिक काल के अंतिम दौर में आर्य लोग कौशल विदेह अंग राज्य से परिचित थे।
ठीक है। सतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक कालीन देवता रेवा, नर्मदा और सदा नीरा, गंडक नदी का उल्लेख मिलता है। ठीक। उत्तर वैदिक साहित्य में चित्रकूट, कौज, मैनाक आदि के पर्वत का भी उल्लेख मिलता है, जो पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। ठीक है। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्थिति। सामाजिक सामाजिक स्थिति। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का आधार वर्णाश्रम व्यवस्था था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में कठोरता आने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित न होकर जाति आधारित होने लगा था। चिंतनीय। चलिए आगे देखते हैं। समाज में अनेक धार्मिक श्रेणियों का उदय हुआ, जो कठोर होकर विभिन्न जातियों में बदलने लगी। इस काल में व्यवसाय आनुवंशिक होने लगे। ठीक है। नेक्स्ट, इस समय समाज में 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के लिए ए ही आइए, क्षत्रिय के लिए आगे ही आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ, शूद्र के लिए आधव दौड़ कर आओ शब्द का प्रयोग होते थे। फिर से देखते हैं। ब्राह्मण के लिए ए ही आइए, क्षत्रिय के लिए आगे ही आओ, वैश्य के लिए आद्रव जल्दी आओ तथा शूद्र के लिए आधा व मतलब दौड़ कर आओ सब प्रयुक्त होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों को द्विज कहा जाता है। ये उपनयन संस्कार के अधिकारी थे। चौथे वर्ण शूद्र, जो उपनयन संस्कार का अधिकारी नहीं था। ये शूद्रों को अपात्र और आधारहीन मानने की प्रक्रिया शुरू हुई दिखाई पड़ती है। ठीक है। इस काल में यज्ञ का महत्व अत्यधिक बढ़ गया, जिससे ब्राह्मणों की शक्ति के अपार वृद्धि हुई। अथर्व ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इस काल में केवल वैश्य ही कर चुकाते थे, जबकि ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले गए हुए राजस्व में जीते थे। कहने का मतलब, जबकि ब्राह्मण क्षत्रिय दोनों वैश्य से वसूले हुए राजस्व पर जीते थे। क्रम में सबसे निचला वर्ण शूद्र, जिसका कार्य अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। नेक्स्ट, इस काल में स्त्रियों की दशा में गिरावट आई। स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार का प्रतिबंधित हो गया। एतरेव ब्राह्मण को पुत्री को कृपण कहा गया। क्या कहा गया? कृपण। ठीक है। नेक्स्ट, सतपथ ब्राह्मण। सतपथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख मिलता है। ये हैं गार्गी, गंधर्व, ग्रेता, मैत्रेयी, देवती, काश्यकृतसैनी आदि स्त्रियों का पैतृक संपत्ति के अधिकार छीन गया तथा सभा में प्रवेश वर्जित हो गया। नेक्स्ट, पारिवारिक जीवन में ऋग्वेद के समान था। समाज पितृसात्मक था, जिसका स्वामी पिता होता था। ठीक। इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधित कुछ अधिकार भी प्राप्त थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था स्थापित हुई। गोत्र शब्द का अर्थ है वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन एक साथ रखा जाता था, परंतु बाद में इस शब्द का अर्थ एक मूल पुरुष का वंशज हो गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम जाबालोपनिषद चारों आश्रमों और ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास का विवरण मिलता है। इस काल में आर्यों को चावल, नमक, मछली, हाथी,
बाघ आदि का ही ज्ञान हो गया। चलिए अब बात करते हैं 16 संस्कार। उत्तर वैदिक काल में 16 संस्कार की बात कही गई है, देखते हैं। सोलह संज्ञा। पहला है गर्भाधान। गर्भाधान सीमांतो सीमांतोन्नयन, पुष्पवन, जातकर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्रशासन, चूड़ाकर्म, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन इंपॉर्टेंट, वेदारंभ, किसांत अथवा गोदान, समावर्तन इंपॉर्टेंट, विवाह, अंत्येष्टि। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी विवाह। चलिए आगे बात करते हैं। विवाह 8 प्रकार से किए जाते थे। मनुस्मृति में विवाह 8 प्रकार का उल्लेख किया गया है, जिसमें प्रथम 4 विवाह प्रशासनिक और शेष 4 विवाह निंदनीय माने जाते हैं। प्रशंसनीय विवाह ब्रह्म, यह कन्या के वयस्क होने पर उसके माता पिता द्वारा योग्य वर खोज कर उसे अपनी कन्या का विवाह कर दिया जाता था। जबकि दैव, यह यज्ञ करने वाले पुरोहित के साथ कन्या का विवाह किया जाता था। आर्ष, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य के हेतु 1 अथवा 2 गाय के बदले अपनी कन्या का विवाह करना होता था। ठीक है। और चौथा है प्रजापत्य, वर वयस्क कन्या के पिता से कन्या मांग कर विवाह करता था। अब बात करते हैं निंदनीय विवाह। आसुर, कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में कन्या का विक्रय। गंधर्व, कन्या या पुरुष प्रेम अथवा कामुकता के वशीभूत होकर विवाह कर देते हैं। पैशाच, सोई हुई अथवा विच्छिन्न कन्या के साथ सहवास कर विवाह करना। राक्षस, बलपूर्वक कन्या को छीन कर उसका विवाह करना। ठीक है, ये है। अब बात करेंगे हम राजनीतिक स्थिति। इस काल में पहली बार क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ तथा कबीले पर शासन करने वाला राजा अब प्रदेश पर शासन करने लगा। राष्ट्र शब्द जो प्रदेश का सूचक है, वह पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ। ठीक है। राज्य की दैविक उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिला। कहने का मतलब राष्ट्र शब्द का प्रयोग सूचक इस काल में मतलब उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल के राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था और सशक्त हुई। इस काल में राजा वंशानुगत हो गया। ठीक है। नेक्स्ट है, इस काल में राज्य का आकार बढ़ने से राजा का महत्व बढ़ा और उसके अधिकार और विस्तार हुआ। अब राजा को सम्राट, एकराट और अधिराज आदि के नामों से जाने जाने लगा। इस काल में सभा, समिति अथवा प्रतिनिधि संस्थाओं का प्रभाव छीड़ गया। विविध का नमो निशान नहीं रहा, जबकि सभा और समिति अपनी जगह बनी रही, परंतु उनका स्वरूप बदल गया। अब उनमें समाज के प्रभावशाली वर्ग वर्चस्व हो गया। सभा नामक संस्था, स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। आरंभ में पंचाल एक कबीले का नाम था, परंतु बाद में वह प्रदेश का नाम हो गया। इस काल में पांचाल सर्वाधिक विकसित
पांचवा सर्वाधिक विकसित राज्य था। राजा राजाभिषेक राजस्वेद एक के द्वारा संपन्न होता था, जिसका विस्तृत वर्णन शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों की रत्नी भी कहा गया। क्या कहा गया? रत्नी कहा जाता था। रत्नियों की भी सूची में राजा से संबंधित मंत्री, विभागाध्यक्ष और दरबारी गण आते थे। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का विवरण मिलता है। ठीक है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम यहाँ कुछ दिया गया है। सेनानी, सेनापति। सेनानी, सेनापति, सूत राजा का सारथी कहा जाता था। ग्रामीणी को गांव का मुखिया, बागदूद को कर संग्रह करता, संग्रहिता को कोषाध्यक्ष, अच्छावाप को पासे के खेल में राजा का सहयोगी, छाता को प्रतिहारी, गोपीकर्तन को जंगल विभाग का प्रधान, पालागल को विदूषक, महेशी को मुख्य रानी। ठीक है, आगे बात करते हैं। पुरोहित को धार्मिक हित करने वाला, युवराज को राजकुमार। राजा न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था और ब्राह्मण को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, बल्कि बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला एक स्वेच्छाकारी कर था, जो उत्तर वैदिक काल तक आते आते एक नियमित कर हो गया। इसकी मात्रा 1/16 भाग होती थी। अगर हम एतरेव ब्राह्मण वड़ी शासन की व्यवस्था की बात करें, ये क्षेत्र है शासन उपाधि। ठीक है, चलिए बात करते हैं। पूर्व 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 में शासन साम्राज्य उपाधि सम्राट, पश्चिम स्वराज्य स्वराट, उत्तर वैराज्य विराट, दक्षिण में शासन भोजकीय उपाधि दी गई भोज, मध्य देश में राज्य शासन राज्य और उपाधि राजा की। ठीक है। अब हम उत्तर वैदिक काल के आर्थिक स्थिति की बात करते हैं। इस काल में पशुपालन की जगह कृषि प्रथम पेशा बन गया और शतपथ ब्राह्मण में कृषि को संबंधित चारों क्रियाएं जैसे जुताई, बुआई, कटाई तथा मड़ाई का उल्लेख किया गया। इस ग्रंथ में विदेह माधव की कथा का भी उल्लेख मिलता है। इसे यह संकेत मिलता है कि आर्य संपूर्ण गंगा घाटी में कृषि करने के लिए थे। इस काल में लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि क्षेत्र में क्रांति आई। यजुर्वेद लोहे के लिए श्याम अयस, कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, मतलब है कि लोहे से बने उपकरणों के प्रयोग से कृषि विस्तार के साथ साथ फसलों की संख्या में भी वृद्धि हुई और धान के प्रमुख फसल बन गई। अंतरजी खेड़ा में पहली बार कृषि से संबंधित लौह उपकरण प्राप्त हुए। कहाँ? अंतरजी खेड़ा में। ठीक, नेक्स्ट। उत्तर वैदिक काल में कृषि के विस्तार और शिल्पों की कुशलता व्यापार वे वाणिज्य के विस्तार परिणाम स्वरूप जनसंख्या में वृद्धि हुई। इस काल के लोग 4 प्रकार के बर्तन मृदभांडों से परिचित थे, जैसे काले लाल रंग के मिश्रित मृदभांड, काले रंग के मृदभांड चित्रित और धूसर मृदभांड लाल मृदभांड। ठीक है, नेक्स्ट। ब्राह्मण ग्रंथों में श्रेष्ठिन का भी उल्लेख मिलता है, जहां श्रेष्ठिन श्रेणी के प्रधान व्यापारी होता था। ठीक है, ठीक, आगे बात करें।
नेक्स्ट, निष्कस। निष्कस तापमान, पाद और कृष्ण, रतिका या गुंजा आदि की माप की भिन्न भिन्न इकाइयां थी। निष्क जो ऋजुवैदिक काल में स्वर्ण आभूषण अब एक मुद्रा माने जाने लगा। नेक्स्ट, व्यापार फड़ द्वारा संपन्न होता था। अंततः उत्तर वैदिक काल में मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, परंतु सामान्य लेन देन में वस्तु का विनिमय का प्रयोग किया जाता। ठीक है, आगे बात करते हैं। निष्क। निष्क मतलब शतमान, कृष्ण और पाद मुद्रा के प्रकार थे। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में आर्यों को समुद्र का ज्ञान हो गया था। इस काल के साहित्य में पश्चिमी और पूर्वी दोनों प्रकार के समुद्रों का वर्णन है। वैदिक ग्रंथों में समुद्र यात्रा भी चर्चा हुई, जिसे वाणिज्य और व्यापार का संकेत मिलता है। स्वर्ण और लोहे के अतिरिक्त इस युग में आर्य टीन, तांबा, चांदी और सीसा से भी परिचित हो चुके थे। धातु शिल्प उद्योग बन चुका था। इस युग में धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर होता था। संभवतः तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण और वस्तु बनाई जाती थी। उत्तर वैदिक काल में वस्त्र का निर्माण उद्योग एक प्रमुख उद्योग था। कपास का उल्लेख नहीं मिलता था। पूर्ण ऊन, सज का उल्लेख इसी काल में मिलता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। सिक्के का भी नियमित प्रचलन भी आरंभ नहीं हुआ था। कहने का मतलब, सिक्के का अभी नियमित प्रचलन का आरंभ नहीं हुआ था। ऋण की बात करते हैं। इनकी संख्या 3 थी: पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण। प्रत्येक व्यक्ति को 3 ऋणों से छुटकारा पाना होता था। इन ऋणों से छुटकारा पाने पर एक व्यक्ति का जीवन सफल माना जाता था। रूढ़वादी सोच बाबू, रूढ़वादी सोच प्रचलित थे। पितृ ऋण का मतलब संतान उत्पन्न कर व्यक्ति की इस ऋण से मुक्ति प्राप्त होता था। और ऋषि ऋण जो अपने पुत्र को शिक्षित कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति होता था। देव ऋण धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ आदि कर व्यक्ति इस ऋण से मुक्ति। एक चीज देखा जाए तो सही है। अब हम धार्मिक स्थिति की बात करेंगे। उत्तर वैदिक काल में भी कर्मकांडों का उद्देश्य मूलतः भौतिक सुखों की प्राप्ति करना था। उत्तर वैदिक काल में गंगा, यमुना, दोआब आर्य संस्कृति केंद्र स्थल बन गया। ऐसा अनुमान है कि सारा उत्तर वैदिक साहित्य कुरु पंचालों एक दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ। यज्ञ इस संस्कृति का मूल था। यज्ञ के साथ साथ अनेक अनुष्ठान, मंत्र विविधा भी प्रचलित हुई। ऋजुवैदिक काल में 2 सबसे बड़े देवता इंद्र और अग्नि अब उतने प्रमुख नहीं रहे। इंद्र के स्थान पर प्रजापति सृजन के देवता को सर्वोच्च स्थान मिला। ओह, सत्ता पलट हो गई। देवता का सर्वोच्च स्थान है। इस काल के 2 अन्य प्रमुख देवता रुद्र, पशुओं का देवता, विष्णु, लोगों का पालक माने जाते थे। काल में इस काल में वर्ण व्यवस्था कठोर रूप से धारण कर चुकी थी। अतः कुछ वर्णों के अपने अलग अलग देवता हो गए, जैसे पूषण जो पहले पशुओं का देवता थे, अब शूद्रों का देवता हो गया। नेक्स्ट, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। आरण्यकों में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई। इसमें यज्ञ व बलि की अपेक्षा तप पर बल दिया गया। इस काल में 2 महाकाव्य, महाभारत जिसका पुराना नाम जय संहिता था, यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और दूसरा है महाकाव्य रामायण। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे वैदिक आर्यों और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की संस्कृति के बीच अंतर। ठीक, चलिए।
वैदिक आर्य और सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। वैदिक आर्यों की सभ्यता ग्रामीण थी, जबकि संध्या सभ्यता नगरी थी। वैदिक आर्य स्वर्ण, चांदी, ताम्र और लोहे से परिचित थे। उल्लेखनीय है कि उत्तर वैदिक काल में लोहे से बने उपकरणों का प्रयोग कृषि कृषि क्षेत्र में क्रांति आ गई। जबकि संध्या सभ्यता के लोग पाषाण और कांस्य से परिचित थे, लेकिन अभी लोहे से परिचित नहीं थे। इंपॉर्टेंट, लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक है। संध्या सभ्यता में धर्म का स्वरूप यह लौकिक था। संध्या सभ्यता के लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे। वैदिक आर्य यज्ञ करते थे और लिंग पूजा और मूर्ति पूजा का विरोधी थे। मतलब मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। ऋजुवैदिक आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था। जब ऋजुवेद में आर्यों का पालतू पशु घोड़ा था, ऋजुवेद में आर्य हाथी और व्याघ्र से परिचित नहीं थे। अच्छा, से परिचित नहीं थे। ठीक है। अच्छा, संध्या सभ्यता के लोग घोड़े से अपरिचित थे। वे हाथी और व्याघ्र से परिचित थे। सिंधु सभ्यता घाटी सभ्यता में इनके उपयोग का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला। ठीक है, आगे बात करते हैं। वैदिक आर्य युद्ध आदि में अपनी सुरक्षा हेतु कवच और सिर हेलमेट का उपयोग करते थे, जबकि संध्या सभ्यता के लोगों को अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी। संध्या सभ्यता का समाज भी पारिवारिक आधारित था, हालांकि यह परिवार मात्र पितात्मक था। ठीक है, ठीक है। वैदिक आर्यों का समाज पारिवारिक आधारित था, परिवार सातों था। संध्या सभ्यता के समाज में भी पारिवारिक आधारित था, हालांकि यह परिवार मात्र पितात्मक था। यह पितात्मक था, यह मात्र पितात्मक है। अब नेक्स्ट, अब बात करते हैं। इस काल में मूर्ति पूजा का आरंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद अपने पुरोहित हो गए। ओ, अच्छा, देखते हैं। वेद और पुरोहित। ऋग्वेद में होत्री, सामवेद, उद्गाता, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद और वासुदेव संप्रदाय और क्षण दर्शनों, सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा, वेदांत आदि बीजारोपण हुआ। मीमांसा के पूर्व मीमांसा वेदांत को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक। चलिए बात करते हैं। चारवाक प्रवर्तक थे, चारवाक ही। योग पतंजलि योग सूत्र, सांख्य कपिल मुनि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, वैशेषिक कणाद और उलूद। ठीक। मृत्यु की चर्चा सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में तथा मोक्ष की चर्चा सर्वप्रथम उपनिषद में मिलता है। ठीक है, उपनिषद। परीक्षित को मृत्यु लोक का देवता कहा जाता है। पुनर्जन्म की अवधारणा बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में मिलता
है। ठीक है। पुनर्जन्म की अवधारणा, पुनर्जन्म की अवधारणा बृहद उपनिषद में मिलता है। सत्व ब्राह्मण सर्वप्रथम स्त्रियों की अर्धांगिनी कहा गया है। उपनिषद में स्पष्ट यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है। अच्छा, उपनिषदों में स्पष्ट यज्ञों और कर्मकांडों की निंदा की गई है तथा 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 ब्राह्मण एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई है। जो छांदोग्य उपनिषद में केवल 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ तथा वानप्रस्थ। परंतु बाद में जाबालोपनिषद में सर्वप्रथम चारों आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास का उल्लेख मिलता है। अब हम बात करते हैं प्रमुख यज्ञ। अब हम लास्ट के कगार पर ही हैं। प्रमुख यज्ञ, प्रमुख यज्ञ। अश्वमेघ यज्ञ सर्वाधिक महत्वपूर्ण यज्ञ, राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। अच्छा। दूसरा है राजसूय यज्ञ, राजा के राज्याभिषेक से संबंधित है। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए रथ दौड़ आयोजन करता था। चौथा है अग्निष्टोम यज्ञ, यह पापों के क्षय और स्वर्ण की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पांचवा है सत्रमणि यज्ञ, यज्ञ में पशु और सूरा की आहुति। छठवां है पुरुष मेघ यज्ञ, यह राजनीतिक और वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का प्रावधान है। ठीक है, ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, यह हम वैदिक सभ्यता के बारे में पूरा डिटेल देखा। ठीक, वैदिक सभ्यता में 2 सभ्यताओं, उनके डिटेल आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक पूरी तरह से हमने डिटेल देखा। इसलिए हमारे मतलब यूपीएससी या पीसीएस के दृष्टि से जो भी प्रीलिम्स क्वेश्चन है आएंगे उसको आप टैकल कर सकते हैं। यह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा और उसके साथ आप घटना चक्र के उसमें भी वैदिक सभ्यता के पीपीएससी के क्वेश्चन दिए गए हैं, आप उसे अच्छे से लगा सकते हैं। जो इसके पढ़ने के बाद क्वेश्चन लगाते हैं तो मुझे लगता है आपको अच्छा महसूस होगा, क्वेश्चन हल हो जाएंगे। ठीक है, आप इसे वीडियो को पूरा देखिएगा और इसे आप ऑडियो के रूप में भी सुन सकते हैं, जो रिवीजन के रूप में काफ़ी काम देगा और आप दृष्टि आईएएस की बुक को रीड कर सकते हैं। इसीलिए अब हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।